ईसा पूर्व 480 यूनान की धरती पर इतिहास की सबसे भीषण टक्कर होने वाली थी। एक तरफ था विशाल फारसी साम्राज्य, जिसकी सेना लाखों में गिनी जाती थी और जिसका राजा ज़र्क्सीज अपने घमंड और शक्ति से पूरी दुनिया को झुकाना चाहता था। दूसरी तरफ थे कुछ छोटे नगर, राज्य, और उनमें से एक स्पार्टा के सिर्फ 300 योद्धा। लेकिन इनकी कहानी आज भी सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन योद्धाओं ने साबित कर दिया था कि साहस की ताकत संख्या से बड़ी होती है। यह कहानी है थर्मोपिले की लड़ाई की। एक संकरा दर्रा, एक महान बलिदान, और वो क्षण जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आजादी की कीमत क्या होती है। इस सीरीज में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जहां स्पार्टन बच्चों को बचपन से योद्धा बनाया जाता था, जहां ग्रीक नगर, राज्य आपस में लड़ते झगड़ते थे, और जहां ज़र्क्सीज अपने लाखों सैनिकों के साथ यूनान पर छा जाने को तैयार था। आगे के 30-35 भागों में आप जानेंगे स्पार्टा और फारसी साम्राज्य की पृष्ठभूमि, राजा लियोनिडास और उनके 300 सैनिकों का अदम्य साहस, गद्दारी, युद्ध नीति और आखिरी सांस तक का संघर्ष, और वो बलिदान जिसने आने वाली सदियों के लिए आजादी का अर्थ बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मोपिलाe, 300 स्पार्टन बनाम फारसी साम्राज्य की अमर गाथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास के कथा, जहां हम आपको ले चलते हैं अतीत की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कल्पना कीजिए, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी की, जब दुनिया में दो शक्तियां आमने सामने खड़ी थी। एक ओर था फारसी साम्राज्य, दुनिया का सबसे विशाल और संगठित राज्य, जिसका फैलाव आज के ईरान से लेकर मिस्र और भारत की सीमाओं तक था। उसके शासक महान सम्राट डेरियस प्रथम और उसके उत्तराधिकारी ज़र्क्सीज मानते थे कि पूरी दुनिया को फारसी ताज के नीचे झुकना चाहिए। लाखों की सेना, असीमित संसाधन और धन बल उनके पास था। दूसरी ओर था यूनान, जो कोई एक बड़ा देश नहीं, बल्कि छोटे छोटे नगर, राज्यों, सिटी स्टेट्स का समूह था। इनमें एथेंस अपनी संस्कृति और लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध था, जबकि स्पार्टा अपने अनुशासन और अदम्य योद्धाओं के लिए। यूनानी नगर, राज्य अक्सर आपस में ही लड़ाई करते रहते थे। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब फारसियों का खतरा सामने आया तो उन्हें मजबूरी में एकजुट होना पड़ा। यूनान और फारस के बीच की टक्कर कोई साधारण युद्ध नहीं थी, यह असल में सभ्यताओं की टक्कर थी। पूर्व का साम्राज्यवादी शासन बनाम पश्चिम की स्वतंत्रता की चाह। फारसी चाहते थे कि यूनानी उनके अधीन कर दिए जाएं, टैक्स चुकाएं और साम्राज्य का हिस्सा बने। लेकिन यूनानियों के लिए स्वतंत्रता जीवन से भी अधिक मूल्यवान थी। यही कारण था कि उन्होंने आने वाली लड़ाई को मात्र अस्तित्व की जंग नहीं, बल्कि आत्मा की रक्षा मान लिया। यही पृष्ठभूमि हमें ले जाती है 480 ईसा पूर्व की उस ऐतिहासिक लड़ाई की ओर, जिसने दिखा दिया कि संख्या और शक्ति से बड़ी चीज है साहस और बलिदान। स्पार्टा, यूनान का वह नगर, राज्य जिसकी पहचान ही थी अनुशासन और युद्ध कला। जहां अन्य यूनानी नगर राज्य कला, साहित्य और लोकतंत्र पर गर्व करते थे, वहीं स्पार्टा अपनी पूरी ताकत योद्धा बनाने में लगाता था। उनके लिए जीवन का उद्देश्य केवल एक था, मातृभूमि की रक्षा। स्पार्टन समाज में बच्चा पैदा होते ही उसकी जांच होती थी। अगर बच्चा कमजोर या बीमार समझा जाता तो उसे समाज का हिस्सा नहीं बनने दिया जाता। केवल सबसे स्वस्थ और मजबूत बच्चों को ही पाला जाता था। यह कठोर परंपरा उनकी मानसिकता का हिस्सा थी। केवल ताकतवर ही स्पार्टा को महान बना सकते हैं। 7 साल की उम्र में बच्चों को अपने घर से अलग कर आगोग नामक कठोर शिक्षा प्रणाली में भेज दिया जाता। वहां उन्हें अनुशासन, सहनशीलता और युद्ध कला सिखाई जाती। भूखे रहना, सर्दी गर्मी सहना और दर्द को बिना चीखे झेलना, यह उनकी रोजमर्रा की शिक्षा थी। उन्हें चोरी करना भी सिखाया जाता,
लेकिन शर्त यह थी कि अगर पकड़े गए तो सजा मिलेगी। यानी उद्देश्य था चतुराई और चालाकी सीखना। युवावस्था तक आते आते ये बच्चे केवल सैनिक ही नहीं बल्कि जीते जागते हथियार बन जाते थे। उनका शरीर लोहे जैसा मजबूत और मन लोहे से भी कठोर हो चुका होता। वे बिना डरे मौत का सामना करना जानते थे। यही कारण था कि जब ज़र्क्सिस की लाखों की सेना यूनान पर टूटी तो केवल 300 स्पार्टनों ने उनके सामने खड़े होकर दुनिया को चौंका दिया। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली हमें यह सिखाती है कि महान योद्धा पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, कठिन अनुशासन, त्याग और मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा से। फारसी साम्राज्य दुनिया का पहला ऐसा महाशक्ति साम्राज्य जिसने 3 महाद्वीपों को अपने अधीन कर लिया था। इसकी नींव डाली थी महान शासक साइरस द ग्रेट ने, लेकिन इसे ऊंचाई तक पहुंचाया डेरियस प्रथम और उसके पुत्र जर्क्सिस ने। फारसियों का साम्राज्य आज के ईरान से लेकर मेसोपोटामिया, मिस्र, एशिया माइनर और यहां तक कि भारत की सीमाओं तक फैला हुआ था। इतना विशाल साम्राज्य चलाना आसान नहीं था, लेकिन फारसियों ने शासन का एक अद्भुत मॉडल बनाया जिसे सात्रापी सिस्टम कहा जाता था। पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया और हर प्रांत पर एक सात्राप यानी गवर्नर नियुक्त किया जाता। वे कर वसूलते और सेना जुटाते थे, लेकिन अंतिम शक्ति सम्राट के पास रहती थी। यह व्यवस्था इतनी संगठित थी कि विशाल साम्राज्य भी मजबूती से खड़ा रहा। फारसी सेना उस समय दुनिया की सबसे बड़ी और विविधतापूर्ण मानी जाती थी। इसमें फारस के योद्धाओं के साथ मिस्र, बाबुल, मीडियन, यहां तक कि भारत और अफ्रीका से आए सैनिक भी शामिल थे। घुड़सवार सेना, युद्ध रथ, तीरंदाज और अमर कहलाने वाले विशेष सैनिक दस्ते उनकी शक्ति की रीढ़ थे। अमर कहलाने का कारण था उनकी संख्या कभी घटती नहीं थी। जैसे ही कोई सैनिक मरता तुरंत उसकी जगह नया सैनिक भर दिया जाता, इसीलिए उन्हें अमर माना जाता था। धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। साम्राज्य के हर कोने से टैक्स और खजाना राजधानी सूसा और परसेपोलिस में जमा होता। यही खजाना सर्सेस को लाखों की सेना तैयार करने की क्षमता देता। यूनान जैसे छोटे नगर राज्यों के लिए यह शक्ति किसी तूफान से कम नहीं थी, लेकिन इस असीमित शक्ति के बावजूद फारसी साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी थी घमंड और अति आत्मविश्वास। लेकिन इस असीमित शक्ति के बावजूद फारसी साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी थी घमंड और अति आत्मविश्वास। उन्हें लगता था कि कोई भी शक्ति उनका मुकाबला नहीं कर सकती, और यही घमंड उन्हें थर्मोपिले की संकरी घाटी में स्पार्टन साहस के सामने ले आया। यूनान उस समय कोई एकीकृत राष्ट्र नहीं था। यह छोटे छोटे नगर, राज्यों, सिटी स्टेट्स का समूह था, जिन्हें यूनानी भाषा में पोलिस कहा जाता था। हर नगर राज्य अपनी अलग पहचान और शासन प्रणाली रखता था। उदाहरण के लिए एथेंस लोकतंत्र और दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, जहां सुकरात और प्लेटो जैसे विचारक जन्मे। वहीं स्पार्टा पूरी तरह सैनिक व्यवस्था पर आधारित था। इन नगर राज्यों के बीच गहरे मतभेद थे। एथेंस समुद्री व्यापार और नौसेना पर गर्व करता था, जबकि स्पार्टा भूमि, सेना और कठोर योद्धाओं पर। एक दूसरे से ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा इतनी थी कि अक्सर आपसी युद्ध छिड़ जाते। इसीलिए फारसी सम्राटों को विश्वास था कि यूनानी कभी एक नहीं होंगे और आसानी से जीते जा सकते हैं। लेकिन जब फारसियों ने यूनान पर आक्रमण किया तो हालात बदल गए। यूनानी नगर राज्यों को एहसास हुआ कि अगर वे बिखरे रहे तो एक एक करके सब मिटा दिए जाएंगे। यही कारण था कि पहली बार हेलेनिक लीग यानी यूनानी गठबंधन बना। इसमें स्पार्टा ने भूमि, सेना की जिम्मेदारी ली, जबकि एथेंस ने अपनी शक्तिशाली नौसेना देने का वादा किया। हालांकि यह एकता भी पूरी तरह मजबूत नहीं थी। बहुत से छोटे नगर
राज्य फारसी शक्ति से डरकर उनके साथ मिल गए। कुछ तटस्थ रहे, केवल कुछ ही राज्य जैसे थेस्पी, कोरिंथ और फोकिस ने एथेंस और स्पार्टा का साथ दिया। इसीलिए यूनानियों की एकता हमेशा अधूरी रही। एकता मजबूरी थी, न कि पूरी निष्ठा से की गई प्रतिबद्धता। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब कोई साझा खतरा सामने आता है तो दुश्मनी भी पीछे छूट जाती है। यही मजबूरी यूनानी नगर राज्यों को थर्मोपिले की संकरी घाटी में एकजुट होकर खड़ा कर देती है, जहां दुनिया ने देखा कि संख्या नहीं, साहस मायने रखता है। डेरियस की हार ने फारसी साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचाई थी। 490 ईसा पूर्व मैराथन की लड़ाई में यूनानियों ने फारसी सेना को हरा दिया था। इस हार का बदला लेने की कसम उसके पुत्र ज़र्क्सिस ने खाई। वह न केवल बदला लेना चाहता था, बल्कि यूनान को हमेशा के लिए घुटनों पर झुकाना चाहता था। ज़र्क्सिस ने इतिहास की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक जुटाई। कहा जाता है कि उसकी सेना की संख्या लाखों में थी। कुछ यूनानी स्रोतों ने इसे 5 लाख से भी ऊपर बताया। सेना में केवल फारसी ही नहीं, बल्कि मिस्र, बाबुल, मेड, स्किथियन, भारतीय और यहां तक कि अफ्रीकी योद्धा भी शामिल थे। यह सचमुच एक बहुराष्ट्रीय शक्ति थी। भूमि सेना के साथ साथ ज़र्क्सिस ने एक विशाल नौसेना भी तैयार की, जिसमें हजारों युद्धपोत शामिल थे। इन युद्धपोतों का उपयोग ग्रीस की समुद्री शक्ति, खासकर एथेंस की नौसेना को कुचलने के लिए किया जाना था। इतनी विशाल सेना को यूनान तक पहुंचाना आसान नहीं था। इसके लिए ज़र्क्सिस ने एक चमत्कारिक योजना बनाई। उसने हेलेस्पोंट, आज का डार्डनेल्स, जलडमरू मध्य पर जहाजों को बांधकर एक तैरता हुआ पुल बनवाया। इस पुल के सहारे उसकी सेना एशिया से यूरोप में प्रवेश कर गई। यह दृश्य इतना भव्य और भयावह था कि यूनानियों में दहशत फैल गई। ज़र्क्सिस को अपने साम्राज्य की शक्ति पर इतना विश्वास था कि वह सोचता था यूनानी उसका मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही अति आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होने वाला था। यूनानी भले ही संख्या में कम थे, लेकिन उनके पास वह था जो ज़र्क्सिस की विशाल सेना में नहीं था, स्वतंत्रता की रक्षा का जुनून। और इस जुनून ने थर्मोपिले की घाटी को अमर बना दिया। यूनान की धरती पर कई युद्ध भूमियां थीं, लेकिन थर्मोपिले की घाटी कुछ अलग थी। यह एक संकीर्ण दर्रा था, जहां पहाड़ और समुद्र के बीच केवल एक पतली सी जमीन बचती थी। इस दर्रे का नाम ही था थर्मोपाइली, यानी गर्म द्वार, क्योंकि यहां प्राकृतिक गर्म पानी के झरने थे। यूनानी सेनापति लियोनिडस और उसके साथियों ने इस जगह को युद्ध भूमि के रूप में चुना, क्योंकि यहां संख्या का दबाव कम किया जा सकता था। लाखों की फारसी सेना इस संकरे रास्ते में एक साथ नहीं लड़ सकती थी। इसका मतलब था कम संख्या में होते हुए भी यूनानी योद्धा दुश्मन को रोके रख सकते थे। स्पार्टा का राजा लियोनिडास केवल 300 स्पार्टन सैनिक लेकर पहुंचा, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ थेस्पी, फोकिस और थिब्स जैसे छोटे नगर राज्यों से आए लगभग 700 सैनिक भी मौजूद थे। फिर भी यूनानी जानते थे कि वे एक विशाल समुद्री तूफान का सामना कर रहे हैं। थर्मोपिले की रणनीति दोहरी थी, भूमि पर इस संकरे दर्रे को रोकना और समुद्र में आर्टेमिसियम की लड़ाई के जरिए फारसी नौसेना को व्यस्त रखना। एथेंस की नौसेना और स्पार्टा की सेना ने मिलकर यह योजना बनाई। यूनानी गठबंधन जानता था कि वे ज़र्क्सिस की सेना को हरा नहीं सकते, लेकिन वे उसे देर तक रोक सकते हैं, और यही देरी पूरे यूनान को बचाने का एकमात्र रास्ता थी। इस घाटी में लड़ाई सिर्फ सैनिकों की नहीं थी, बल्कि विचारधारा की थी। स्वतंत्रता बनाम साम्राज्य। ज़र्क्सिस चाहता था कि यूनानी बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन लियोनिडास और उसके योद्धाओं ने तय कर लिया था वे मौत तक लड़ेंगे, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। थर्मोपिले की संकरी घाटी अब तैयार थी, इतिहास की सबसे महान और साहसिक लड़ाई की गवाह बनने के लिए। 480 ईसा पूर्व ज़र्क्सिस की विशाल सेना थर्मोपिले की घाटी में उतरी। सामने केवल कुछ हजार यूनानी योद्धा खड़े थे। यह दृश्य देखकर फारसियों को लगा कि विजय आसान होगी, लेकिन लियोनिडास और
उसके स्पार्टन योद्धा तैयार खड़े थे, अपनी ढालें और भाले कसकर पकड़े हुए। जर्सिस ने पहले यूनानियों को आत्मसमर्पण का प्रस्ताव दिया। उसने संदेश भेजा, अपने हथियार डाल दो और मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। इस पर लियोनिडास ने छोटा लेकिन अमर उत्तर दिया, मोलोन लेब, यानी आओ और ले लो। यह जवाब जर्सिस के लिए खुली चुनौती थी। पहले दिन जर्सिस ने अपनी अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया, लेकिन थर्मोपिले का संकरा दर्रा उनके लिए जाल साबित हुआ। फारसी सैनिकों की भीड़ एक साथ आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरी ओर स्पार्टन योद्धा बेहद अनुशासित थे। वे ढाल से दीवार बनाते, भाले से वार करते और पंक्ति दर पंक्ति दुश्मन को पीछे धकेलते। फारसी सैनिक बार बार हमला करते, लेकिन हर बार स्पार्टनों की ढाल दीवार से टकराकर बिखर जाते। लियोनिडास ने अपने योद्धाओं को थकान से बचाने के लिए चालाकी से लड़ाई लड़ी। कुछ समय पर एक दस्ते को आगे भेजता, फिर दूसरे को। इस तरह सैनिक ताजा रहते और फारसी लगातार थकते जाते। शाम तक फारसी सेना को भारी नुकसान हुआ। सैकड़ों सैनिक मारे गए, जबकि यूनानियों का नुकसान बहुत कम था। जर्सिस यह देखकर हैरान था कि उसकी लाखों की सेना कुछ हजार यूनानियों को तोड़ नहीं पा रही थी। पहला दिन समाप्त हुआ। फारसी उम्मीद कर रहे थे कि यूनानी डरकर भाग जाएंगे, लेकिन लियोनिडास और उसके साथियों ने आग जलाकर, कवच कसकर और युद्ध गीत गाते हुए रात बिताई, मानो वे यह संदेश दे रहे हों, हम भागने वाले नहीं, हम मौत तक खड़े रहेंगे। थर्मोपिले की संकरी घाटी में लगातार 2 दिनों की हार के बाद जर्सिस बेचैन था। उसकी लाखों की सेना एक छोटे से दर्रे में फंसी हुई थी। वह समझ चुका था कि जब तक इस घाटी में सीधी टक्कर होगी, यूनानियों को हराना लगभग असंभव है। इसी बीच उसके पास एक गद्दार आया। नाम था एफियाल्टिस। यह यूनानी ही था, लेकिन उसने अपने ही लोगों से विश्वासघात किया। उसने जर्सिस को बताया कि थर्मोपिले के पहाड़ों में एक गुप्त मार्ग, अनोपाया पाथ है, जो पहाड़ी रास्तों से घूमकर यूनानियों की पीठ तक पहुंचता है। एफियाल्टिस ने लालच और डर में जर्सिस को वह मार्ग दिखाने की पेशकश की। बदले में उसने धन और सम्मान मांगा। जर्सिस, जो अब तक 2 बार अपमानित हो चुका था, तुरंत मान गया। उसने अपनी सबसे भरोसेमंद सेना, अमर सैनिकों को उस गुप्त मार्ग से भेजने का आदेश दिया। रात के अंधेरे में अमर सैनिक एफियाल्टिस के नेतृत्व में उस पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, घने जंगलों और पत्थरीले ढलानों से गुजरता था, लेकिन उनका लक्ष्य साफ था, यूनानियों की रक्षा, पंक्ति को पीछे से घेरना। हालांकि फोकिस के सैनिक उस मार्ग की रक्षा कर रहे थे, लेकिन वे संख्या में कम थे। अमर सैनिकों की भारी भीड़ देखकर वे घबराकर पहाड़ों की ऊंचाई की ओर खिसक गए। इस तरह जर्सिस की सेना को रास्ता मिल गया। सुबह होते होते यह खबर लियोनिडास तक पहुंची कि गद्दारी हो चुकी है और फारसी सेना अब पीछे से भी हमला करने वाली है। स्पार्टन राजा जान गया कि अब विजय असंभव है, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं था। उसने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, अब भागने का समय नहीं, बल्कि इतिहास रचने का समय है। एफियाल्टिस का यह विश्वासघात थर्मोपिले की लड़ाई की किस्मत तय कर गया, लेकिन उसने यह भी सुनिश्चित कर दिया कि आने वाली पीढ़ियां गद्दारी और बलिदान के फर्क को हमेशा याद रखेंगी। सुबह का सूरज थर्मोपिले की घाटी पर उगा, लेकिन यह दिन अलग था। स्पार्टन राजा लियोनिडास जानता था कि अब युद्ध का अंत आ गया है। जर्सिस की विशाल सेना अब सामने और पीछे दोनों ओर से यूनानियों को घेरने वाली थी। लियोनिडास ने सभी यूनानी सैनिकों को एकत्र किया। उसने कहा, अब पीछे हटने का रास्ता खुला है। जो जीवित रहना चाहता है जा सकता है, लेकिन स्पार्टन पीछे नहीं हटते। हम यहां खड़े रहेंगे ताकि ग्रीस की आजादी जीवित रहे। यह सुनकर कई सहयोगी सेनाएं वापस लौट गई, लेकिन 300 स्पार्टन, 700 थेस्पियन और 400 थीबन योद्धा मृत्यु तक लड़ने को तैयार रहे। जर्सिस ने अंतिम बार आत्मसमर्पण का संदेश भेजा, लेकिन लियोनिडास ने इनकार कर दिया। इसके बाद फारसी सेना दोनों ओर से यूनानियों पर टूट पड़ी। युद्ध की गर्जना, तलवारों की टकराहट
और ढालों की गूंज से घाटी थर्रा उठी। स्पार्टन योद्धा बेमिसाल साहस के साथ लड़े। उनकी भाले टूट गए तो तलवारें उठाई, तलवारें टूटी तो ढाल से वार किया, ढालें भी चकनाचूर हुईं तो नंगे हाथों से दुश्मनों को धक्का दिया। वे एक एक कदम पीछे नहीं हटे। युद्ध के बीच लियोनिदास स्वयं अग्रिम पंक्ति में खड़ा था। उसने अनेक फारसी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन अंततः तीरों और भालों से छलनी होकर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु ने स्पार्टनों को और उग्र बना दिया। उन्होंने शप्थली की राजा की लाश को दुश्मनों के हाथों में नहीं छोड़ेंगे। फारसी सेना ने चारों ओर से हमला कर दिया। अंततः लियोनिदास और उसके साथियों ने अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए थर्मोपिले की मिट्टी को वीरता के रंग में रंग दिया। यूनानी हार गए, लेकिन उनका बलिदान अनंत काल तक स्मरणीय हो गया। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि साहस और बलिदान संख्याओं पर भारी पड़ सकते हैं। 300 स्पार्टनों का यह बलिदान यूनानी इतिहास ही नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए प्रेरणा बन गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो, अगली कहानी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें अगली कहानी किस विषय पर चाहते हैं। और हां, ऐसे ही अनसुने इतिहास को जानने के लिए इतिहास के कथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक गाथा के साथ।